हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट के सेकंड यूनिट के एमसीक्यूज़ को। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो चुके हैं। कोर्स का कोड है आपका COM 113। 112 से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए होंगे तो 50 क्वेश्चंस उसके अपलोडेड हैं, 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट उसका। और इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर 40, इसके फर्स्ट पार्ट भी आप बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट करके मुझे बता दिया करिए, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट आर द फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। संचार के लिए भौतिक बाधाएं क्या हैं? तो कोनोटेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड और डिनोटेशन। इन सब में क्या है, जो टाइम एंड डिस्टेंस है आपका, समय और दूरी, सेंडर और रिसीवर, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, डिस्टेंस कितना है, और उसके साथ साथ वो कितना टाइम लेकर के मैसेज को सेंड या रिसीव करते हैं, वो एक तरीके का बाधा का काम करता है अगर उसका इफेक्टिव यूज़ ना किया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, विच ऑफ दीज बैरियर अकर व्हेन पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड। जब दो अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं तो उस समय कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो वो कैसी बाधा होती है? सांस्कृतिक बैरियर, मतलब जो कल्चरल बैरियर होता है वो वहाँ पर होगा कि दोनों के अलग अलग वो रिलीजियस बैकग्राउंड्स हैं तो धर्म कुछ अलग होगा, संस्कृति किसी और का पालन वो कर रहे होंगे तो वो डिस्टेंस एक तरीके का हो जाता है रिलीजन में, और उससे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज टेक्निकल जॉर्गन मीन्स अंडर सिमेंटिक बैरियर। शाब्दिक बाधा के अंतर्गत तकनीकी शब्दजाल का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि आप जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस समय ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जिसका अलग मीनिंग आता हो, चाहे 2-3 मीनिंग हो, सामने वाला समझ ही ना पाए, चाहे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करना कि सामने वाला उसको नहीं समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। सिमेंटिक बैरियर में जो जॉर्गन का मतलब होता है उसका मतलब होता है कि टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करना। जैसे अभी इस टाइम पे कम्युनिकेट करते टाइम में आप लोग से, जैसे मान लीजिए कोई अकाउंटेंसी पढ़ा रहा है और अभी बच्चे को डेबिट और क्रेडिट नहीं पता है और स्टार्टिंग से ही डेबिट क्रेडिट करने लगे तो वो नहीं समझ पाएगा, तो उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड्स बोल सकते हैं क्योंकि उस टाइम बच्चे को पता नहीं रहेगा कि क्या है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, व्हाट आर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अदरवाइज नॉन एज। संचार की जो समस्याएं होती हैं उनको किस नाम से और जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं संचार की बाधा के नाम से। आपका क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्टेप इन स्पीच डिकोडिंग। इनमें से स्पीच डिकोडिंग का चरण नहीं है। सुनना, लिखना, अनुवाद करना या उसको समझना। तो ये जो रिटेन होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो राइटिंग है वो इसके अंतर्गत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हम कुछ चीज़ों को सुनते हैं और बिना लिखे भी उसको, बिना सुने तो हम लोग अनुवाद उसका कर नहीं सकते हैं, ट्रांसलेशन करना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्पीच, डिकोडिंग भी, ये तीनों कंपलसरी स्टेप है। लिखना वॉलेंट्री है, मतलब ऐच्छिक है, आपको मन करेगा तो उस चीज़ को राइट डाउन करिए, नहीं तो नहीं करिए। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। इनमें से कौन सा एक शारीरिक बाधा नहीं है? डर, अलग अवबोधन, गेल प्रभाव और हेलो प्रभाव। तो इसका होगा आंसर गेल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, विच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन फेथ। इनमें से कौन सा विश्वास पर आधारित है? डर, हेलो प्रभाव, भावना और अलग प्रभाव। तो जो हेलो इफेक्ट होता है वो इस बात पर आधारित होता है कि अगर सामने वाले ने ये बात कही है तो वो सही ही होगा, चाहे सामने वाला अगर इस चीज़ को कर रहा है तो वो सही ही होगा, वो फेथ पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू। किसी भी संगठन में परिवर्तनकारी परिवर्तन को संदर्भित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट चेंज इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के लगभग सभी पहलुओं पर पूर्ण परिवर्तन। दूसरा है आपका इंक्रीमेंटल चेंज इन दिस विच नेसेसरी इम्प्रूवमेंट आर मेड इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। वृद्धिशील परिवर्तन जिनमें से मौजूदा संगठन में आवश्यक सुधार किए जाते हैं। सी है आपका नो चेंज इन एनी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के किसी भी पहलू पर कोई परिवर्तन नहीं, और नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, यानी कि किसी चीज़ को पूरा
तरीके से, पूरी तरीके से उसको बदल देना। तो ऑप्शन नंबर ए में आपके दिया हुआ है कंप्लीट चेंज, मतलब पूर्ण रूप से परिवर्तन करना, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक पहलू पर चर्चा करके उसके बाद उसको चेंज किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल में आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली द कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से संगठनात्मक परिवर्तन का कारण होता है। तो तकनीकी विकास, इसकी वजह से भी चेंजेस होंगे। उसके साथ साथ जो श्रम यानी कि जो लेबर आपके यहाँ काम करते हैं उनमें कुछ चेंजेस आ गए हैं तो उसकी वजह से भी परिवर्तन आएगा। और मर्जर और एक्विजिशन, अधिग्रहण और विलय। अधिग्रहण मतलब होता है कि जैसे एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, तो ए बी को खरीद लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर करना, एक्विजिशन। और मर्जर मतलब होता है कि ए कंपनी है और बी कंपनी है, दोनों मिल करके ए बी लिमिटेड बना देते हैं। मतलब ये दोनों अपने आप को, अपना अस्तित्व खत्म कर लेंगे और एक नई कंपनी का निर्माण कर देंगे। तो मर्जर और एक्विजिशन भी होगा तभी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा। तो ये होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। चाहे तकनीक में विकास हो, श्रम में कोई परिवर्तन होता है, चाहे कंपनी में कोई परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, विच एम्प्लॉय रेजिस्टेंट प्रोवोक्स अ वेल ग्राउंडेड डिबेट एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट इन चेंज प्रोसेस। जब किसी भी संगठन में परिवर्तन किया जाता है उस समय जो कर्मचारी होते हैं वो क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं अपने मैनेजर से, अपने मैनेजमेंट से, और उसके साथ साथ उसकी आलोचना कर रहे हैं। वो भी आलोचना कैसी है, रचनात्मक है। मतलब वो लोग आइडिया दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा चेंज कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हम लोग भी बता रहे हैं, इसको ऐड कर दिया जाए। तो वो किस तरीके का अवरोध कहा जाएगा, किस तरीके का परिवर्तन में जो अवरोध किए जाते हैं वो कहा जाएगा। सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, निष्क्रिय होगा। तो ये एक तरीके का पॉजिटिव रेजिस्टेंट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं कह रहे हैं कि नहीं इसको चेंज मत करिए, हमारे प्रॉफिट पर गलत प्रभाव पड़ेगा, हमारी कंपनी का प्रॉफिट कम हो सकता है। तो वो क्या है, कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या है, सकारात्मक प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर ए। वहीं पर अगर जैसे कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो लेज़ी तरीके से बिहेव करते और उनको फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं निष्क्रिय, पैसिव। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉय रेजिस्टेंस एम एट इंश्योरिंग द कंप्लीट फेलियर ऑफ चेंज इनिशिएटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस प्रकार के कर्मचारी प्रतिरोध का उद्देश्य संगठन के परिवर्तन पहल के पूर्ण विफलता करना सुनिश्चित करना है। तो वो होता है नेगेटिव, मतलब नकारात्मक जो प्रतिरोध होता है। उनमें कर्मचारियों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो परिवर्तन कंपनी चाह रही है वो कंपनी में परिवर्तन होने ही ना दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एम्प्लॉय रेजिस्टेंट टू चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन के प्रति कर्मचारी का विरोध का लक्षण नहीं है। प्रतिरोध का मतलब ये है कि वो कंपनी में वो परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं। तो अगर कंपनी में एब्सेंटिज्म बढ़ जाए, मतलब जो कर्मचारी हैं वो अधिक से अधिक अनुपस्थित होने लगे, उसके साथ साथ वो एकदम इनडिफरेंट बिहेवियर कर रहे हैं, कुछ किया जाए कंपनी में चाहे कुछ ना किया जाए वो बिल्कुल भी तटस्थ हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नॉन पार्टिसिपेटिव हो चुके हैं। और एक है आपका अनप्रोफेशनल कंडक्ट, अव्यावसायिक आचरण, मतलब उनका बिहेवियर में भी कोई परिवर्तन हो गया है। तो ये एक तरीके का क्या है, प्रतिरोध है। लेकिन अगर मान लीजिए उनके जो कार्य करने की क्षमता है वो उसमें वृद्धि हो जाती है, जो प्रोडक्टिविटी है उनकी, जो परफॉर्मेंस है उसमें वृद्धि होती है, तो वो एक तरीके का रेजिडेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पर इंक्रीज इन परफॉर्मेंस है और यहाँ पर बोला है कि प्रतिरोध का लक्षण नहीं है। तो अगर प्रदर्शन और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है तो कंपनी के मैनेजमेंट तो ये सोचेंगे ना कि एम्प्लॉयज़ को ये परिवर्तन पसंद आया है, इसीलिए वो काम अच्छे से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड्स आउट हाउ फार डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड। नियंत्रण यह पता लगाता है कि डैश मानकों से कितनी दूर है। तो कंट्रोल में क्या किया जाता है, दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। पहला होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि वास्तविक कार्य, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड कार्य। तो हमेशा आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, ताकि ये देखा जा सके कि हम लोग वास्तविक रूप में कहाँ हैं, स्टैंडर्ड से कितनी दूरी पर हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। निम्नलिखित में से नियंत्रण की सीमा कौन सी नहीं है। तो बाहरी कारकों पर थोड़ा नियंत्रण, यानी कि जो कंट्रोलिंग होता है वो इंटरनल तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उस पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं रहता है, तो ये तो लिमिटेशन हो गया। महंगा है, कॉस्टली अफेयर, जो नियंत्रण करने की प्रणाली होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। आदेश और अनुशासन सुनिश्चित करना, ये तो उसकी खूबी हो जाएगी, ये कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, प्लानिंग इज थ्योरेटिकल वेयर एज कंट्रोलिंग इज प्रैक्टिकल। नियोजन सैद्धांतिक है जबकि नियंत्रण व्यावहारिक है। ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये ट्रू है। जब प्लान बनाया जाता है, जब आप बजट बनाते हैं तो वहाँ पे सब चीज़ें लिख दी गई हैं, लेकिन जब नियंत्रण किया जाता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, एक्चुअल में देखा जाता है कि हम लोग उसके अकॉर्डिंग चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, तो वो एक व्यवहारिक होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। निम्नलिखित में से नियंत्रित करने की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। विचरण का विश्लेषण करना, ये तो इसके अंतर्गत होगा है ना, कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इसका विश्लेषण करना। और टेकिंग करेक्टिव मेजर, जब लगता है कि एक्चुअल हमारा बहुत पीछे है, स्टैंडर्ड हमारा बहुत आगे है, तो करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। कर्मचारी चाहे मैनेजर, ये लोग क्या करेंगे, सुधारात्मक उपाय करेंगे, और उसके साथ साथ मानक की भी स्थापना की जाती है। लेकिन कर्मचारियों के प्रयासों को एकीकृत करता है, ये कौन करता है, आपका कोऑर्डिनेशन ये काम करता है, कंट्रोलिंग ये काम नहीं करता है। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय नियंत्रण की पारंपरिक तकनीक है। तो आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, और उसके साथ साथ बजटरी कंट्रोल, ये तीनों के तीनों ट्रेडिशनल में आते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में। और जैसे आप पढ़े होंगे CPM हो गया, और फिर एक आता है आपका क्रिटिकल पाथ मेथड, ये हो गया, और 2-3 और मेथड्स हैं, मुझे वो तुरंत याद नहीं आ रहे हैं। तो वो सब मॉडर्न में आते हैं, जहाँ पर टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। पहले क्या किया जाता था, अगर कंट्रोल किया जा रहा है तो लोग वहाँ पे बैठ करके देखते थे कि एम्प्लॉयज़ ठीक से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन की सहायता से होता था। ब्रेक इवन का मतलब क्या है कि जैसे एक ऐसे बिंदु पर पहुँच जाना, ये बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बस सम विच्छेद का मतलब ये आप जान लीजिए कि एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है। तो हमेशा कंपनी सोचती है कि कम से कम इस पॉइंट के नीचे ना आए, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे आने का मतलब क्या है कि कंपनी को लॉस हो रहा है। इस पॉइंट के ऊपर रहेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ तक आ जाते हैं तो कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में है। तो हमेशा कंपनी ट्राई करती है कि इस पॉइंट के ऊपर रहा जाए, इसके नीचे ना आए जाए। इसीलिए वो क्या करती है, कंट्रोलिंग में ब्रेक इवन एनालिसिस भी करती है, और बजटरी नियंत्रण, आई होप आप जानते होंगे कि बजट बना दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। हाँ देखिए, PRT था, मुझे याद नहीं आ रहा था, PRT भी न्यू मॉडर्न टेक्निक्स में आता है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ PRT। PERT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग PERT बोलते हैं। तो वो होता है प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, रेमेडियल एक्शन टेकन टू प्रिवेंट डेविएशन इन फ्यूचर इज कॉल्ड। भविष्य में विचलन को रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्यवाही कहलाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सुधारात्मक कार्यवाही करना, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, असेंबलिंग ऑफ फैसिलिटीज एंड पर्सनल फॉर कलेक्टिंग प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय मैनेजर इज कॉल्ड। प्रबंधकों द्वारा आवश्यक जानकारी को एकत्रित करना, उनका प्रसंस्करण करना, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको संयोजन करके मैनेजर तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्निक, प्रबंधकीय सूचना तकनीक। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, डैश आर द अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ लीडरशिप विच एम्फेसाइजेज द पर्सनैलिटी ऑफ लीडर।
डैश नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है। तो ये होता है जो विशेषता सिद्धांत है, जहाँ पर बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को लीडर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनके अंतर्गत कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। अगर वो विशेषता है तभी वो नेतृत्व कर सकता है। तो ये थी आपकी ट्रेड थ्योरी, विशेषता थ्योरी। आपका क्वेश्चन नंबर 62, द ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज रिवील्ड दैट डैश एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर आर द टू मेजर डायमेंशन ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। लीडरशिप बिहेवियर के दो आयाम बताए गए थे ओहियो स्टेट लीडरशिप में। तो पूछा है कि दोनों में से एक तो प्रारंभ करना हो गया, किसी भी कार्य को प्रारंभ करना, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है कंसिडरेशन, प्रतिफल। इनिशिएट करने का मतलब ये है कि जब कार्य कोई भी है तो कोई नहीं रिस्क ले रहा है, लेकिन एक लीडर रिस्क लेता है काम को स्टार्ट करने का। और प्रतिफल का मतलब होता है कि उस कार्य के बदले उसको कुछ मिले। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, डैश एंड डैश यूज्ड द टर्म्स एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर्ड टू डिस्क्राइब लीडरशिप बिहेवियर। यहाँ पे पूरा एक सिंगल डैश होगा। तो इसमें पूछा है कि कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित शब्दों का प्रयोग किया है। तो वो है लिकर्ट, रेंसिस लिकर्ट। इन्होंने जो बताया कि जो लीडर होता है वो एम्प्लॉय सेंटर होता है, नहीं तो प्रोडक्शन सेंटर होता है। और इन्होंने 4 मैनेजमेंट बताए थे कि एक मैनेजर के 4 क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे 4 प्रकार के मैनेजर होते हैं। तो वो भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, कंटिजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बेस्ड अपॉन। नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत इस बात पर आधारित हैं। तो वो कहता है जो आपका आकस्मिक सिद्धांत है वो कहता है कि जैसे जो लीडर हैं वो परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं, और आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर एक परिस्थिति के लिए कोई एक सिंगल लीडरशिप क्वालिटी रहेगी जो यूज़ की जाएगी। एक नेता का दिमाग इतना तेज चलता है, जैसे जैसे परिस्थिति आती रहती है उसके अनुसार वो व्यवहार करता रहता है। तो कंटिजेंसी कभी भी आ सकती है, किसी भी तरीके की आ सकती है। तो आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नेतृत्व प्रणाली सबके लिए सूटेबल है। तो फर्स्ट है आपका दैट देयर इज़ नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ये सीधा सीधा मना कर देते हैं कि किसी सभी परिस्थिति में एक ही जैसा कोई भी नेतृत्व का शैली नहीं है। हर परिस्थिति में अलग अलग नेतृत्व वाले लोग नेतृत्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, लीडर्स विद लोअर एलपीसी स्कोर गेन सेटिस्फेक्शन फ्रॉम डैश अकॉर्डिंग टू फिडलर्स एलपीसी स्केल। कम एलपीसी स्कोर वाले लीडर फिडलर के एलपीसी स्केल के अनुसार डैश से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो अचीविंग ऑब्जेक्टिव जो एलपीसी मॉडल है इसमें बताया जाता है कि जो लीडर है वो ज़्यादा लेबर पर फोकस कर रहा है कि प्रोडक्शन पे फोकस कर रहा है। तो अगर वो अपने टीम पर कम फोकस कर रहा है तो वो कहाँ पर ज़्यादा फोकस करेगा, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में। तो हमेशा वो किस पे संतुष्ट रहते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में। 66 है आपका, मॉडल ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ लीडर्स डिसीजन इन विक्टर एंड ब्रूम। तो जो ब्रूम और वेटन्स की कंटिजेंसी थ्योरी थी उसमें बताया गया था कि जो मॉडल है लीडर के डिसीजंस है वो 2 मॉडल पे डिपेंड करते हैं। तो उसमें है आपका डिसीजन एक्सेप्टेंस और आपका डिसीजन क्वालिटी, निर्णय स्वीकृति और निर्णय गुणवत्ता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, डैश इज इंक्रीजिंग लीडरशिप रैपिडली। डैश तेजी से नेतृत्व को बढ़ा रहा है। तो जो दूसरों को फॉलो कराने की कला है वो लीडरशिप को तेजी से बढ़ा रही है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, द लीडरशिप थ्योरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू। नेतृत्व सिद्धांत को वर्गीकृत किया जाता है। व्यक्तित्व सिद्धांत, इसको विशेषता सिद्धांत भी कहते हैं, स्टाइल लीडरशिप की स्टाइल के अकॉर्डिंग, और कंटिजेंसी। तो ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टाइल ऑफ लीडरशिप। निम्नलिखित में से नेतृत्व की शैली कौन सी है? निरंकुश, सहभागिता और लेजेस फेरे, स्वतंत्रता। तो ये होगा ऑल ऑफ द एबव। निरंकुश नेतृत्व करने वाला कौन होता है? जो कहता है कि मैं ही सही हूँ, जो मैं कहता हूँ वही तुम काम करो, अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है। सहभागिता मतलब क्या होता है कि अपने भी काम करता है और जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उन दोनों को साथ में मिला करके उसके बाद उद्देश्यों को प्राप्त करता है। वहीं पर लेजेस फेरे मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वो छोड़ देता है, वो ये मानता है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो ठीक से काम कर सकते हैं, उनको बस गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो काम कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, विच थ्योरी स्टेट्स दैट लीडर आर बॉर्न, कौन सा सिद्धांत कहता है कि नेता पैदा होते हैं? तो वो कौन कहता है? ट्रेट थ्योरी कहता है, क्योंकि उसमें बताया जाता है कुछ विशेषताओं के साथ वो दुनिया में आते हैं और वही लीड करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है, हु गिव मैनेजरल ग्रेड थ्योरी, प्रबंधकीय ग्रेड सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिए थे रॉबर्ट ब्लैक एंड मॉन्टेन। जैसे इन्होंने टोटल 5 तरीके के लीडर्स बताए थे। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ उत्पादकता के बारे में सोचते हैं, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के बारे में बराबर सोचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर 1.1 है, 9.1 है, ये होता था 9.9 आपका, और ये है 5.5 और 1.9। तो ये सबसे खराब होता है 1.1। 1.1 होने का मतलब क्या है कि वो बहुत ही कम उत्पादकता पर भी ध्यान दे रहा है और उसके साथ साथ कर्मचारी पर भी बहुत कम ध्यान दे रहा है। 9.9 को सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि वो कर्मचारी और उसके साथ साथ कंपनी के उद्देश्यों दोनों पर बराबर ध्यान देता है और सबसे अधिक ध्यान देता है। मतलब बोल सकते हैं आप कि आप अधिकतम पॉइंट पे, जैसे देखिए यहाँ पे इससे अधिक तो कोई पॉइंट नहीं ना बन सकता है, इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं बन सकता है, तो दोनों पर वो सबसे अधिक ध्यान दे रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर मनुष्य पर ध्यान देते हैं, उद्देश्यों को भूल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ उद्देश्य को ही ध्यान देते हैं। तो ऐसे करके ब्लैक माउंटेन ने इसको ये जाल की तरह बनाया था और उसमें उन्होंने क्वालिटीज़ को समझाई थी। अगर आपको पढ़ना होगा तो नेट पे आप छोटा सा सर्च करेंगे अगर मैनेजरल ग्रीड, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। अगर 5 के बारे में आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, वो बस मैंने ऐसे समझा दिया है, बाई चांस अगर पूछ दे तो आप बता दें। नीड हायरार्की थ्योरी, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा होता है कि जब भी हम लोग मोटिवेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहला सिद्धांत यही आता है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या फिर आवश्यकता की श्रृंखला का सिद्धांत। तो ये दिए थे अब्राहम मास्लो और हम लोग पढ़ते थे तो इस तरीके से फिगर बना के पढ़े थे। ये टोटल इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई थी। सबसे पहले आधारभूत आवश्यकता, और इसी क्रम में ये चलता है, मतलब देख रहे हैं आप, स्टार्ट ये कहाँ से हो रहा है, डाउन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो सबसे पहले होता है आधारभूत आवश्यकता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, रोटी कपड़ा और मकान उसको चाहिए ही चाहिए। तो ये जब आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो किधर जाता है, सुरक्षा की तरफ, यानी कि जो जॉब वो कर रहा है वो एटलीस्ट उतनी सुरक्षा वो सुरक्षित रहे, ताकि उसको ये जो बेसिक आवश्यकताएं जो उसकी हैं वो हमेशा पूरी होती रहें। फिर उसके बाद तो तीसरे स्टेप पे चलता है, जहाँ पर जैसे मान लीजिए जॉब वगैरह सब मिल गई, तो अब क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त भी रहें, हमको लोग जाने पहचाने और रिलेशंस में आते हैं। फिर होता है आपका ईगो, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा सोसाइटी में ऊंचा दिखाना और अहम की भावना थोड़ी आ जाती है। और सबसे लास्ट में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें अब्राहम मास्लो ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पॉइंट पे तब पहुंचता है जब वो ये करना स्टार्ट कर देता है जो वो बचपन से ही करना चाहता था, चाहे जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। चाहे जैसे मान लीजिए एक म्यूजिशियन है और वो पूरे उम्र नौकरी करता रहा, उसने म्यूज़िक नहीं किया, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पॉइंट पर कब पहुंचेगा अब्राहम मास्लो के अनुसार, जब वो म्यूज़िक करना स्टार्ट कर देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसे हायर नीड। और हर एक नीड कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 73 आपका बचा, तो फॉलोइंग इंक्लूडेड नीड हायरार्की थ्योरी, आवश्यकता पदानुक्रम में कौन कौन सा सम्मिलित है? तो शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सुरक्षा और सामाजिक, उसके साथ साथ 2 और मैंने बताया था, तो ऑल ऑफ द एबव हो गए। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड, प्रेरणा के 2 कारक सिद्धांतों में शामिल है, हाइजीन फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर, ए एंड बी बोथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी बोथ। मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे कोई भी तत्व, चाहे ऐसे कोई भी वस्तुएं जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए, तो वो आपका मोटिवेटिंग फैक्टर में आएगा। जैसे उसकी जान पहचान अच्छी बनी रहे, उसको अवार्ड दिया जाता है, उसको प्राइज़ दिया जाता है, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड देना, तो वो सब उसको मोटिवेट करता है। और स्वच्छता के उसमें फैक्टर में क्या आता है
कि जैसे जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा रहे कि वो काम कर सके, उसको सैलरी इतनी पर्याप्त मिले कि वहाँ पर वो टिक सके। तो ये दो तरीके के फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर स्वच्छता का तत्व अगर नहीं सम्मिलित है उसमें, तो कोई भी एम्प्लॉय बहुत ही डिससेटिस्फाइड फील करता है। डिससेटिस्फाइड मतलब क्या है कि असंतुष्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको काम करवाया जा रहा है 8 घंटे और आपको 10,000 रुपया बस मिलता हो, तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वहाँ पे काम करने के लायक नहीं है। 8 घंटे काम कराते हैं, सब 10,000 रुपया बस देते हैं। वहीं पर अगर आपको प्रॉपर सैलरी मिलती रहे तो आप ये नहीं होगा कि मोटिवेट होकर के काम करेंगे, बल्कि आप सेटिस्फाइड होकर के काम करेंगे। मोटिवेटिंग फैक्टर के साथ क्या है, जैसे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर और आपको समय समय से बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे दिया जाए, चाहे कुछ ऐसा करा जाए, तो कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं वो मोटिवेट होकर के काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, विच थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल आर लेजी। कौन सी थ्योरी ये बताती है कि लोग आलसी होते हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं? तो वो होती है एक्स थ्योरी। जैसे देखिए एक्स है और वाई है। एक्स मतलब क्या होता है कि नो, वाई मतलब क्या होता है यस। तो कोई वाई थ्योरी क्या कहती है कि कंपनी में जितने भी कर्मचारी होते हैं वो काम करना चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटिंग हैं, उसके साथ उनको मोटिवेशन है, वो हमेशा काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। नो थ्योरी यानी कि एक्स थ्योरी क्या कहती है कि वो काम करना नहीं चाहते, बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं, उनको हमेशा दंड की आवश्यकता होती है, उसी के बाद ही वो काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय। जेड थ्योरी किसने दिया था? तो विलियम जी आउची दिए थे। अगर विलियम जी आउची ऑप्शन में ना रहे तो उर्विक को आप लगा सकते हैं टिक। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, सैलरी बोनस कमीशन इज अ टाइप ऑफ मोटिवेशन। वेतन बोनस कमीशन किस प्रकार का प्रेरणा है? तो वो एक तरीके का वित्तीय प्रेरणा है। वित्तीय मतलब जहाँ पर पैसा है, फाइनेंशियल। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मैनेजमेंट स्टाइल वॉज गिवन बाय रेंसिस लिकर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय शैली रेंसिस लिकर्ट द्वारा दी गई है? एक्सप्लॉयटेटिव, बेनिवोलेंट, अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव। तो ये तीनों दिया था, टोटल उन्होंने 4 दिया था, तो यहाँ पे तीनों है इंक्लूड। अगर इसको समझना है थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब क्या है कि वो शोषण करता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा काम करवाना, उनको कम सैलरी देना, उनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनना, उनको एकदम नज़रअंदाज कर देना। ऑथोरिटेटिव मतलब क्या होता है कि वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, जो वो कहेगा सामने वाले की नहीं सुनेगा, बस अपने ही काम करवाएगा। कंसल्टेटिव मतलब क्या होता है कि हमेशा उनसे परामर्श लेते रहना कि अगर ये काम किया जाएगा तो वो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। थोड़ा सा बस समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, इन 2 फैक्टर थ्योरी बोनस सैलरी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेट्रा आर। जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसमें बोनस कमीशन ये सब क्या होते हैं? तो वो अभी मैंने बताया था कि हाइजीन फैक्टर होते हैं, स्वच्छता फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 80 है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर नीड एज पर नीड हायरार्की थ्योरी। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक यानी कि सबसे टॉप लेवल की आवश्यकता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, आत्मबोध की आवश्यकता है, यानी कि खुद को पहचान लेना कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। जैसे कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे बस पढ़ रहे हैं पास होने के लिए, घर वाले मार पीट के भेजते हैं स्कूल, जाग पढ़ना है चले आना है, तो उन्होंने अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रियलाइज़ नहीं किया होगा। हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य आपके होने ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस के साथ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर बन पाएगा तो बन जाएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।